तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, जितने भी आप फिजिकल के चैप्टर्स करेंगे सब में इसका एप्लीकेशन आएगा। देख रहे थे आप सॉल्यूशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन आ रहा था कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन आपको निकालना है तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपको मोल वहाँ पे निकालना पड़ेगा। और मोल कैलकुलेट करना हम लोग कहाँ सीखते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इस चैप्टर्स के अंदर। सबसे पहले तुम हेडिंग डालो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के अंदर हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर तो वो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है, अब उन्हीं लॉ के बारे में हम लोग को देखना है यहाँ पे कि वो लॉ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, नहीं तो इसे कोई भी बोल देता कि ये रिएक्टेंट या इससे रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, लेकिन वो रिएक्शन तभी वैलिड होगा जब उन सारे लॉज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें पहला तुम लोग लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर आपका पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमेशा मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे तो इसको हम लिखना चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में तो आप एक लाइन लिख सकते हैं मास रिमेन कंजर्व्ड, मास रिमेन कंजर्व्ड, मास रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे एग्जांपल ले लें, देखो समझोगे तुम लोग, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया N2 + 3H2 gives 2NH3। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप अप्लाई करेंगे हमेशा किस पे अप्लाई करेंगे, देव बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे, यानी केमिकल इक्वेशन आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये आपका केमिकल रिएक्शन है 1 मोल ऑफ N2 + 3 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ NH3, बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, कितने हाइड्रोजन है 6, 3 × 2 6, तो 6 ग्राम हो गया। और अगर हम बात करें 2 × अमोनिया की मास की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और हाइड्रोजन का मास 1 और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 3 और 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 2 × 17 ग्राम लिख सकते हैं। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मास कितना हो गया रिएक्टेंट का 28 + 6 कितना हो गया 34 ग्राम, और प्रोडक्ट का भी मास कितना हो गया 34 ग्राम, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट का मास जो होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इसमें नोट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक नोट करके आप लोग यहां पे लिख लेंगे, नोट करके आप लोग लिख लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास are not applicable, are not applicable for a nuclear reaction, for a nuclear reaction, न्यूक्लियर रिएक्शंस कर लो। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है,
अब देखो होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उसमें कुछ मास भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अब मास जब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास कंजर्व रहेगा क्या, नहीं। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास कंजर्व नहीं रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना। सृष्टि पर उसको दौड़ को थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इसे नोट कर लो तुम लोग, आप करो। सृष्टि समझ में आ गया। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तुम लोग पहले ही पढ़ के आओगे। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो केमिस्ट्री के अंदर हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कंजर्व रहने का सिंपल मीनिंग है कि रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, आगे बढ़े खुशबू, ठीक है। सेकंड लॉ लिखो तुम लोग। सेकंड लॉ तुम लोग लिखोगे लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, बताओ क्या होता है। तो देखो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो लिख लो इसमें, पहले तुम लोग डेफिनेशन लिखते चलो साथ में। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस के अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसी में ये दूसरा है। हाँ सेकंड। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर ही सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर ही हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट, या इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लिख लो इसमें पहले तुम लोग डेफिनेशन। व्हेन अ कंपाउंड, व्हेन अ कंपाउंड, when a compound is formed by the, when a compound is formed by the combination of an element, when a compound is formed by the combination of an element, by the combination of an element, combination of an elements, the element always combined, the element always combined, the element always combined in fixed ratio, in fixed ratio of their masses, the element always combined in fixed ratio of their masses। देखो समझो क्या है ये फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट कंबाइंड होके क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, तो एलिमेंट हमेशा कैसे कंबाइंड होता है, फिक्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, देखो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें यहाँ से, मान लो यहाँ पे हमने टैप वाटर ले लिया, रेन वाटर ले लिया, ठीक है, टैप वाटर, रेन वाटर, और मान लो हमने यहाँ पे पीने का हमने पानी ले लिया, आरओ का पानी ले लो, आरओ का वाटर हमने ले लिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, H2O, ये भी आपका क्या होगा, H2O, ये भी क्या होगा आपका H2O होगा। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग वाटर ले लें तो क्या एलिमेंट का मासेस का रेशियो डिफरेंट होगा क्या? इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:16 में, यानी 1:8। इसमें भी किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:8। इसमें भी किसमें प्रेजेंट है, 1:8, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड भले ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होगा, लेकिन एलिमेंट का जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट या
डेफिनेट प्रोपोर्शन। और देखो केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन और लिमिटेशन तो आते ही रहेंगे, तो अगर इसके हम लोग ड्रॉबैक्स की बोल लो या लिमिटेशन इसका बोल लो, ठीक है। क्या है ड्रॉबैक्स सृष्टि? तो देखो अगर आइसोटोपिक फॉर्म में एलिमेंट्स को ले लें हम लोग, किस में ले लें? आइसोटोपिक फॉर्म में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लीकेबल, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट जो प्रोपोर्शन है वो अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे सुनो सोचो, जैसे मान लो हमने H2O ले लिया और D2O ले लिया हमने, ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसमें एक आइसोटोप्स कौन सा होता है आपका? ड्यूट्रियम भी होता है। क्या होता है? ड्यूट्रियम। अगर यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, और 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2:16। जबकि यहां पे हाइड्रोजन का जो मास है, ड्यूट्रियम का मास कितना होता है? 3, और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी 6:16। यहां पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:8, जबकि यहां पे किस रेशियो में प्रेजेंट है? 3:8। क्या मासेस का रेशियो फिक्स है? नहीं है। तो अगर आइसोटोपिक फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उस केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई डाउट है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ ड्यूट्रियम क्यों लिया है? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना। अच्छा, आइसोटोप। इसको हैवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? heavy water। हैवी वाटर। इसको पी नहीं सकते आप, इसको आप पी नहीं सकते। पी नहीं सकते, हैवी वाटर होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, देखेंगे ना। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखेंगे इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोशियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइशियम। ड्यूट्रियम है ना, तो यहाँ पे मास हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक मिनट, ड्यूट्रियम तो मास कितना हो जाएगा? 4, यानी कि ये मास कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ये ड्यूट्रियम का मास 2 होता है, 1:4। ट्राइशियम का मास 3 होता है, ठीक है। ट्राइशियम का मास 3 होता है, ड्यूट्रियम का मास कितना होता है? 2। देखो हमेशा, देखो बोझ हमेशा कहाँ होता है बताओ? सर पे होता है। तो हमेशा ये जो सर पे होगा इसके, वो कौन सा होगा? मास होगा। और ये आपका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है ना? तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो 4 ऑप्शंस दे दिया नीट में, पूछेगा कि किसमें लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सीधा आपको देख लेना है कि किसमें आइसोटोप प्रेजेंट है, और जिसमें आइसोटोप्स होंगे उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आगे सृष्टि? क्लियर है ना? तो किसी भी फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, लेकिन एलिमेंट का जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा ही क्या होगा? फिक्स्ड होगा। अब मान लो ग्लूकोज जो है चीनी के अंदर प्रेजेंट है, शुगर के अंदर ग्लूकोज मान लो प्रेजेंट है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मासेस का जो रेशियो होगा हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रेशियो रहेगा, वो चेंज थोड़ा ना होगा। ठीक है, नोट कर लिए सारे लोग? ठीक है। तो थर्ड तुम लोग लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे साफ करो सृष्टि, कैप्चर कर लिया? ठीक है, तो ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? बताओ कुछ। तो देखो जब भी कोई एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो एलिमेंट का जो मासेस का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है? सिंपल रेशियो। एलिमेंट का मासेस का रेशियो क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो बोल सकते हैं या सिंपल रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, तो तुम लोग डेफिनेशन लिख लो इसमें। व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंड विद टू और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म two or more different products, then masses of the same element, पता नहीं ये बोर्ड में इसमें क्या हो गया, स्मूथ साफ ही नहीं होता ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग तुम लोग क्या डालो? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो समझोगे तुम लोग, देखो कभी लिख लो इसमें, तुम लोग डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलो। व्हेन एन एलिमेंट्स combined with two or more different elements to form different product, then mass of the same element, mass of the same element will always be a simple whole number ratio, देखो एग्जाम्पल समझो कि क्लियर हो जाएगा। होल नंबर रेशियो, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया, NO, N2O, N2O5 एक्सेट्रा, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं मास ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, और इनके मास का रेशियो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इनके मास का हम लोग रेशियो ले रहे हैं। एग्जांपल है, बताओ नाइट्रोजन का मास कितना होगा सृष्टि, यहाँ पे 14, ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास क्या होगा 28, ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास क्या होगा 28, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 80 हो जाएगा ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कोई भी एलिमेंट ले लो, इनके मासेस का तुम लोग रेशियो ले लो, हमेशा क्या मिलेगा, देखो इनके मासेस का अगर हम लोग रेशियो ले लें, जैसे मान लो नाइट्रोजन के मासेस का हम लोग रेशियो ले लें, नाइट्रोजन के मासेस का रेशियो, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का मासेस का रेशियो, नाइट्रोजन का मासेस का रेशियो क्या मिल जाएगा 1:2:2। ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो क्या मिलेगा 1:1:5। बताओ जो इनका मासेस का रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, सिंपल होल नंबर मिल रहा है। ऐसा मिल रहा है क्या कि 1:2.5 या 2:3.5 ऐसा कुछ मिल रहा है फ्रैक्शन में, हमेशा क्या मिल रहा है आपको सिंपल होल नंबर रेशियो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पहले आपके सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, तो उसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो सिलेबस में है ही नहीं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इतना नोट कर दो, पॉज कर दो। ठीक है, तो बस इसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैल्यूसेक लॉ, फोर्थ गैल्यूसेक लॉ। तो जब भी गैसियस एलिमेंट कंबाइंड होके रिएक्ट होके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हमेशा ही उनका वॉल्यूम का जो रेशियो होता है गैसियस एलिमेंट का क्या होता है सिंपल रेशियो होता है। क्या होता है सिंपल रेशियो। किसका सिंपल रेशियो होता है, तो गैसेस के वॉल्यूम का जो होता है रेशियो वो क्या होता है हमेशा सिंपल रेशियो। किसने बताया था ये गैल्यूसेक ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें गैल्यूसेक लॉ की तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो व्हेन गैसियस एलिमेंट कंबाइंड और रिएक्ट, व्हेन गैसियस एलिमेंट्स कंबाइंड और रिएक्ट, व्हेन गैसियस एलिमेंट्स कंबाइंड और रिएक्ट, when gaseous element combined or react, they always combined in
they always combined in simple ratio of their volume. They always combined in simple ratio of their volume. क्लियर है ना? तो जब भी गैसियस एलिमेंट कंबाइंड होकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो ये गैसियस एलिमेंट हमेशा कैसे कंबाइंड होते हैं? सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस. क्लियर है? जनरली जो रिएक्शन हम लोग कैरी करते हैं कहाँ पे करते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे. कोई भी रिएक्शन आप कराते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर तो सेम ही रहता है, रूम टेम्परेचर में जनरली हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. अगर हम लोग बात करें तो इसके देखो स्टोइकोमेट्री से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 मोल ऑफ N2, तुम लोग बाकी आगे पढ़ोगे भी, 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 एंड गिव्स 2 मोल ऑफ NH3. और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैसेस के जो मोल्स होते हैं उसके वॉल्यूम के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगला हम लोग जो लॉ पढ़ेंगे एवोगाड्रोज लॉ, ये चीज़ देखेंगे हम लोग. यानी कि इसको हम मोल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं. तो 1 वॉल्यूम ऑफ N2 gives 3 volume of H2 gives 2 volume of NH3. और इन गैसेस के वॉल्यूम का जो रेशियो आप लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? देखो मान लो N2 और H2 के गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो लो तो क्या मिलेगा? 1:3, सिंपल रेशियो. H2 और NH3 के गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो ले क्या मिलेगा? 3:2. यानी गैसेस का वॉल्यूम का जो रेशियो मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा आपको? सिंपल रेशियो मिलेगा. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्यूसेट लॉ. नोट कर लो तुम लोग जल्दी से, फास्ट पहुंच कर तुम रोज लो. ठीक है, फिफ्थ है ना? तो नेक्स्ट है आपका एवोगाड्रोज लॉ. एवोगाड्रोज लॉ. तो फिफ्थ आपका लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर एवोगाड्रोज लॉ. देखो होता है क्या एवोगाड्रोज लॉ? at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, volume of gases is directly proportional to, volume of gases is directly proportional to number of moles. यानी कि अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या करेंगे? कोई कांस्टेंट लगा देंगे. यानी V = हम लोग क्या लिख सकते हैं? Kn. और हम लोग लिखना चाहें ऐसे तो V1/V2 = क्या लिख सकते हैं? N1/N2 लिख सकते हैं. कोई डाउट है सृष्टि? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो. अब अगर हम लोग बात करें इफ अगर वॉल्यूम क्या हो जाए? V1 = V2, वॉल्यूम क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? N1 किसके इक्वल हो जाएगा? N2 के. तो तुम एवोगाड्रोज लॉ में ये भी लिख सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ, इफ या ऐसे कर लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. चाहे वो गैस का नेचर कुछ भी हो और चाहे कोई भी गैस हो, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है, तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो एवोगाड्रोज लॉ के अंदर. यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर प्रेशर आपको क्या रखना है?
कांस्टेंट रखना है, अगर वॉल्यूम को सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम। जैसे एग्जांपल तुम लोग देखो, एग्जांपल हम ले लें, देखो जैसे मान लो हमने ले लिया 10 लीटर ऑफ CO2 गैस, 10 लीटर ऑफ CO2 गैस है, तो हमने मान लिया कि इसके मोल्स कितने हैं, मान लो n मोल्स हैं या n मोलिकुल्स हैं। यहाँ पे आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मोलिकुल्स भी इसको लिख सकते हैं। मोल्स अगर सेम होंगे तो मोलिकुल्स भी क्या होंगे, सृष्टि। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स। 10 लीटर ऑफ CO2 गैस है, इसके नंबर ऑफ मोलिकुल्स या CO2 के कितने हैं, n है। तो अगर मैं मान लो 10 लीटर ऑफ O2 ले लूँ, O2 गैस, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर हमने क्या रखा है यहाँ पे, टेम्परेचर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, और टेम्परेचर प्रेशर दोनों में क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, O2 के भी n ही होंगे। इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स, n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखो MCQ टाइप में इस पे क्वेश्चंस आए हुए कई बार, दे देता है कि गैस मान लो 10 लीटर CO2 है और 10 लीटर O2 है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो 4 ऑप्शन दे देगा कि O2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एक में दे देगा कि O2 के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, एक में सेम, ऐसे करके ऑप्शंस दे देते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो हमेशा ही इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे या नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट है? तो ये सारे लॉज आपको पढ़ने हैं किसके अंदर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। पॉज कर लो, देखो। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, सृष्टि? तो तुम लोग ये बोलोगे एटॉम का मास जो होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे समझोगे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है एटॉमिक मास का, ठीक है? तुम लोग जानते हो लेकिन याद नहीं रखते हो, ठीक है? जैसे मान लो इनिशियली, मान लो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, मान लो हम धरती पे आए, उस टाइम पे हमारे पास केजी और ग्राम क्या है कुछ भी नहीं पता था, नहीं पता था। मान लो किसी आदमी का मास मेजर करना है, अरे ईंट पत्थर तो होंगे उस टाइम पे। अब मान लो पत्थर के टुकड़े मिले, अब एक तरफ आदमी को बैठा दिया गया, एक तरफ क्या कर दिया गया, मान लो एक तरफ आदमी को बैठा दिया गया, इसमें आदमी को बैठा दिया गया, ठीक है? मतलब ज्वाइंट है, इधर से ज्वाइंट कर लो कुछ इस तरह से, ठीक है? हाँ, इधर आदमी को बैठा दिया गया, ठीक है? मैन बैठ गया इधर, और इधर हमने क्या किया, अब इसमें एक एक बॉक्स करके डालने लगे। मान लो ईंट का पत्थर, हमने पत्थर या ईंट इसमें हम लोग रखने लगे। अब मान लो हमने 10 पत्थर रखा तो देखा कि क्या हो गया, इस किसके बराबर हो गया, इस आदमी के बराबर हो गया, इस आदमी के बराबर हो गया। तो सिंपल है क्या कि आदमी का जो मास है वो 10 ईंट के क्या है, बराबर है। तो उसी तरह से हमने केजी मान लिया, तो केजी को हमने क्या मान लिया है कि स्टैंडर्ड मान लिया। अब एक तरफ केजी रखते हैं भाई, जितना केजी हो देख रहे हैं केजी के कंपेयर में आप कितना भारी है, तो वही आपका क्या हो गया, मास हो गया। तो एटम का मास हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो एटम का मास को हमने स्टैंडर्ड माना C12 एटम को, किसको माना हमने, C12, और 1/12 मास ऑफ C12 एटम लिया और उसको हम लोग कंपेयर कर रहे थे सारे एटम से। जैसे एक्सपेरिमेंटली हमने मास निकाल लिया, मान लो ऑक्सीजन का, और एक तरफ हमने 1/12 मास ऑफ C12 एटम रख दिया और एक तरफ ऑक्सीजन रख दिया, तो हमने देखा कि वो 1/12 मास ऑफ C12 एटम से ऑक्सीजन जो है कितना भारी है, कितना टाइम्स। मान लो 10 टाइम भारी है तो उसका मास कितना हो गया, 10 हो गया। 20 टाइम भारी है तो 20 हो गया, 50 टाइम भारी है तो 50 हो गया। समझ गया ना? तो जितना भारी है। अब भाई स्टार्टिंग में केजी और क्विंटल और ग्राम तो हम लोग को पता था नहीं, आदमी को बैठाया, एक मान लो कि बक्स रखते गए, चाहे ईंट का टुकड़ा ही रखते गए, 50 टुकड़ा रखा, हमने देखा कि भाई आदमी के बराबर हो गया। यानी कि आदमी का जो मास है वो 50 ईंट के क्या है, बराबर है। एक ईंट को हमने मान लिया कि भाई 1 केजी के बराबर है, एक ईंट क्या है, 1 केजी के बराबर है, यानी कि आदमी का मास कितना हो गया, 50 केजी। उसके कंपेयर में कितना भारी है। तो एटम का भी मास क्या होता है कि कोई भी एटम जो है 1/12 मास ऑफ C12 एटम से कितना हैवी है, वही उस एटम का क्या होता है, मास होता है। समझ में आ गया ना? तो इसमें तुम लोग लिखो एटॉमिक मास में, इट इज द नंबर विच, ये तुम लोग बनाओगे क्या, डायग्राम बनाओगे तो बना लो, इसमें लिख लो एटॉमिक मास में, इट इज द नंबर विच टेल्स दैट, इट इज द नंबर विच टेल्स दैट, it is the number which tells that how many times
तो एटॉमिक मास में लिख लो सिंपल, इट इज द नंबर विच टेल्स दैट, या इट इज द नंबर नहीं करके इट इज अ नंबर कर लो, इट इज अ नंबर विच टेल्स दैट how many times, an atom of an element is heavier than 1/12th mass of C12 एटम। C12 एटम लिखने का मतलब सिंपल है कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक C12 और C14। तो हम लोग को कौन सा लेना है? C12 लेना है। क्या लेना है? C12। ये नीचे वाला साफ कर दो, डायग्राम ये हो गया ना, ठीक है। तो एटम को स्टैंडर्ड किसको माना गया? 1/12th मास ऑफ C12 एटम को, और उससे हम लोग कंपेयर करने लगे सारे एटम को। भाई देख रहे हैं कि कितना भारी है, जितना भारी है वही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखोगे यहाँ पे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन का मास आपसे पूछी कि ऑक्सीजन का मास क्या होगा, तो ऑक्सीजन का मास देखा गया कि ये क्या है, निकाला गया क्या कि इसका मास 16 आया, और ये कितना हेवियर है? 1/12th मास ऑफ C12 एटम से कितना हेवियर है? 16 टाइम्स, यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। उसी तरह से सोडियम का मास निकाला गया, देखा गया कि ये कितना टाइम हेवी है? 1/12th मास ऑफ C12 एटम से 23 टाइम्स, तो यानी कि इसका मास कितना हो गया? 23। अब भाई ये C12 एटम है क्या? तो देखो इसको C12 एटम को 1/12th मास ऑफ C12 एटम, भाई इतना लंबा चौड़ा लिखना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? ठीक है। अब इसे कि एक ईंट का मास बार बार लिखे तो अच्छा लगेगा क्या? हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको एक मान लेंगे भाई 1 kg है, तो इसीलिए 1/12th मास ऑफ C12 एटम को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 mu, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये 1 mu किसके इक्वल होता है? तो अगर हम लोग बात करें यहां से, तो 1/12th मास ऑफ C12 एटम तो आपको पता चल गया कितना होता है? 1/12th मास ऑफ C12 एटम आपको पता चल गया कि ये जो होता है 1 mu के इक्वल। और ये 1 mu अगर हम लोग ग्राम में लिखना चाहें तो ये ग्राम में कितने किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से कोई भी एटम जो है कितना हेवियर है, वही उसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। यानी कि एक तरफ इसको रख लेंगे, एक तरफ एटम के मास को रख लेंगे, और इससे देखेंगे कि 10 गुना ज़्यादा है तो उसका मास क्या हो जाएगा? 10। 16 टाइम्स ज़्यादा है तो मास क्या हो जाएगा? 16। 23 टाइम्स ज़्यादा है तो मास कितना हो जाएगा? 23। क्लियर है ना? तो इस तरह से, यानी स्टैंडर्ड हमने मास को मेजर करने के लिए एटम को किसको मान लिया हमने? 1 mu को। क्लियर है? नोट कर लो। हो गया सबका? आगे बढ़े, ठीक है। बाकी नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तुम लोग वहाँ से भी नोट कर सकते हो, प्रिंट आउट ले लोगे तुम लोग, ठीक है? ठीक है, प्रिंट आउट ले के आओगे तुम लोग। इसे साफ करो। ये सोचो तुम्हें भी करना था स्ट्रक्चर, वो एटॉमिक, ये मोल कंसेप्ट किया हुआ है वैसे तो पहले। ठीक है, तो करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। 12th वाइज होगा मॉर्निंग में। हाँ, अभी 1 बजे आएंगे ना वो 12th वाले, बोला तो है 1 बजे आने के लिए। और सो के चल दिए थे क्या आज? नहीं सर, मैं सुबह C12 एटम लिखा है ना? C12 एटम, ठीक है। नींद से बाहर आ जाओ यशवर्धन। सुबह बाहर से आ रहा हूँ सर, एकदम थोड़ा सा नहा लिया करो, सर्दी में क्या नहाओगे नहीं क्या? गीजर लगा होगा ना घर में? सुबह तो ऐसा गर्म पानी आता है। ठीक है, इस सोसाइटी में नहीं आता ना। अच्छा हाँ, सोसाइटी में। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
तो नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखो एटॉमिक मास को हम लोग दो फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, एक एमयू में और एक ग्राम में, एक एमयू में और एक ग्राम में। देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की अगर हम लोग बात करें तो दो फॉर्म में इसको हम लोग एटॉमिक मास को लिखते हैं, एक एमयू में, एमयू या यू, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट, दोनों ही हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमयू को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा है ग्राम में हम लोग इसको लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ग्राम, या इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। एमयू को यू भी कह सकते हैं। हाँ, एमयू को हम लोग यू भी लिख सकते हैं, ग्राम को हम लोग जी लिख सकते हैं, सिंपल। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? यूनिट का। अब से मान लो देव का ही मास मेजर करना है तो ग्राम में भी कर सकते हैं, केजी में भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि केजी इज द बिगर यूनिट एंड ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट। उसी तरह से एमयू जो होता है कि स्मॉलर यूनिट होता है, जबकि ग्राम क्या होता है? बिगर यूनिट। और दूसरा डिफरेंस देखो, समझोगे एमयू और ग्राम में दूसरा डिफरेंस तुम लोग समझोगे। अगर हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट की, तो एमयू हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सिंगल एटम को। एमयू किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सिंगल एटम। तो सिंपल तुम लिख लोगे, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल एटम, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल एटम। यानी एक एटम के मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमयू से। जैसे मान लो एग्जांपल ले लें, अगर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का मास ही लिखा हुआ है, मान लो 16 एमयू, क्या लिखा हुआ है? 16 एमयू। तो बताओ 16 एमयू लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये मास जो है कितने ऑक्सीजन एटम का है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का मास है। उसी तरह से हम ले लें, मान लो सल्फर का मास लिखा हुआ है 32 एमयू, क्या लिखा हुआ है? 32 एमयू। तो 32 एमयू का क्या मीनिंग है? यानी कि एक सल्फर एटम का मास कितना है? 32। ठीक है, अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, समझोगे। इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई भी हो सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये हमेशा किसके रिप्रेजेंट करता है? पूरा सटा दीजिए, पूरा सटा दीजिए इसको, पूरा सटा दीजिए इसको, फ्लैश आता है, बस छोड़ दीजिए, पूरा सटा दीजिएगा सर। तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? 6.023 इंटू 10⁻23। सिंपल तुम लोग लॉजिकली सोचो, मैंने मान लो एक मास लिखा सोडियम का 23 ग्राम, 23 ग्राम सोडियम को तुम लोग खुली आंखों से देख सकते हो ना भाई? देख सकते हो, 23 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है। क्या 23 ग्राम सोडियम में एक सोडियम एटम हो सकता है क्या? एक सोडियम एटम को तुम खुली आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं। यानी कि 23 ग्राम सोडियम है, यानी कि कितने सोडियम एटम का ये मास है? 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम है, उसका मास 23 है। क्लियर है ना? तो ये डिफरेंस है, क्लियर है ना? तो मान लो इसको अगर हम लोग इस ग्राम को या एमयू को हम लोग ग्राम में चेंज करना चाहें, ग्राम को हम लोग एमयू में चेंज करना चाहें, तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दोनों का क्या होता है? डिफरेंट। ये एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे अगर हम लोग मान लो इसको अगर हम लोग एमयू में कन्वर्ट करना चाहें, कैसे करेंगे? इसको अगर हम लोग एमयू में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सोडियम को कि 23 एमयू और इंटू क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? कोई डाउट है? पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो। 23 ग्राम सोडियम में कितने सोडियम एटम होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि इसको अगर एमयू में लिखना है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एमयू में लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एमयू को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे आप?
तो 23 ग्राम में हम लोग चेंज करने के लिए बताया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकते हैं, और इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको क्या हम लोग ग्राम लिख सकते हैं? बताओ कोई डाउट हो तो, क्योंकि हमने एमयू को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में, तो ग्राम लिख सकते हैं हम लोग। जब ये सारी वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करोगे फाइनली फिर से ये क्या मिल जाएगा? 23 ग्राम मिल जाएगा। यानी कि देखो इससे सिंपल ये मीनिंग है कि 23 ग्राम लिखो या 23 एमयू लिखो, डिफरेंस सिर्फ किसका है? रिप्रेजेंटेशन का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सोडियम एटम का मास है, जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। क्लियर है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। 23 कैलकुलेट। क्लियर है ना? हो गया सबका? नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो मोलिकुलर मास। ऊपर हो गया होगा ना ये? सब हो गया। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। तो लिख लो इसमें मोलिकुलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन, हाँ इसी में एटॉमिक मास के अंदर ही बाद हम नेक्स्ट हम लोग को इसी में करना है मोलिकुलर मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास के बाद ही मोलिकुलर मास क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास मिस नहीं करोगे तुम लोग। तो नेक्स्ट तुम लोग क्या हेडिंग डाले हो? मोलिकुलर मास। क्या होता है मोलिकुलर मास? एटॉमिक मासेस का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मास। जैसे तुम अमोनिया का मास निकालते हो, कैसे निकालते हो? अमोनिया किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो मोलर एटम का मास का जो सम हो जाएगा वही किसका मास हो जाएगा? अमोनिया का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या होता है बताओ? सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मास। जैसे एग्जांपल ले लो H2O की, अगर हम लोग मोलिकुलर मास की, अब ये मोलिकुल हो गया, H2O के मोलिकुलर मास की बात करें तो H2O किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम। 2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। यानी कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम। उसी तरह से H2SO4 की बात करें, बताओ क्या हो जाएगा? किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। सल्फर का 32 ग्राम। और इसका कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। यानी कितना आ जाएगा ये? 98 ग्राम आ जाएगा। निकाल सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने एटम्स है वो मिलकर बना है, सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो सम होगा वही किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूल के मास के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट देखेंगे, कैसे मोल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एवरेज एटॉमिक मास, किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का, किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मास क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करोगे, कंटिन्यू रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जब इक्विलिब्रियम करेंगे, आप थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन आएगा लगता है, ठीक है। तो कर क्या होगा इससे? स्टॉप कर दो।